to Statisticspedia. So now we will continue the practice series and this is practice series 6. So students, यहाँ हमने completely different questions लिए हैं आपके fundamental of mathematics के, covering some topics of coordinate geometry, straight lines, circles, right, and combinations, set theory. तो आज का जो topic रहेगा and some basic questions of statistics also. So let's start with it. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ हिस्टोग्राम ग्राफ इज ऑल्सो कॉल्ड एज. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि कई बार हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो रीड आउट करके नहीं जाते हैं. तो जो हिस्टोग्राम होता है, जो आप कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए प्लॉट करते हैं रेक्टेंगुलर्स के फॉर्म में, राइट, कंटिन्यूस रेक्टेंगल्स होते हैं, तो यहाँ पे दे आर ऑल्सो नोन एज अ कॉलम डायग्राम, राइट. तो ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि हिस्टोग्राम ग्राफ इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कॉलम डायग्राम. यू शुड ऑल्सो नो कि ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्लॉट किया जाता है. इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन सेंसस इज अ यूनियन सब्जेक्ट विद मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, होम अफेयर्स एंड एक्सटर्नल अफेयर्स. तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो पॉपुलेशन सेंसस है विच इज़ कंडक्टेड आफ्टर एवरी 10 years, तो अभी ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो लास्ट सेंसस था वो 2011 में हुआ था. दिस यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस. और ये किसके हेड में आता है, किसके डिपार्टमेंट में आता है? तो इट कम्स अंडर द सब्जेक्ट ऑफ, अंडर द हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट. देखिए, विच टाइप ऑफ कोरिलेशन इज शोन. नाउ स्टूडेंट्स, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन वाले चैप्टर में समटाइम्स हम फोकस करते हैं क्वेश्चंस पे. तो ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो हमारे चैप्टर के बिगिनिंग इंट्रोडक्शन पार्ट में होते हैं, वो हम सॉल्व नहीं करते हैं. तो ये क्वेश्चन में देखिए आप कि आपको यहाँ पे ग्राफिकली प्लॉट करके दे दिया एंड यू नो दैट कि कोरिलेशन का जो ग्राफिकल मेथड होता है ये आपको पता होना चाहिए. दैट इज़ योर स्कैटर डायग्राम, राइट, दैट इज़ योर स्कैटर डायग्राम, या फिर हम इसको डॉट डायग्राम भी कहते हैं. डॉट और स्कैटर डायग्राम इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोरिलेशन. नाउ ये जो डायग्राम है ये आपको एक रफ आइडिया देता है अबाउट व्हाट, अबाउट द टाइप ऑफ कोरिलेशन. लेकिन ये आपको क्या देता है कि आपके कोरिलेशन का टाइप कैसा है, पॉजिटिव है या फिर नेचर कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा है. नॉट टेल यू अबाउट द एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन. एक्सटेंट मतलब जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है कोरिलेशन की, वो ये मेथड स्कैटर डायग्राम आपको नहीं बता पाता, राइट. उसके लिए हम कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट मेथड को यूज़ करते हैं. देख रहे हो कि ये जो टेंडेंसी है ये कैसी है, राइजिंग टेंडेंसी है. ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है. तो इससे आपको क्या पता चल गया कि दिस इज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशन. अगर आपका ग्राफ ऐसे होता, लाइक सो, ऐसे नीचे की तरफ अगर प्लॉटेड होता, तो फिर इसका मतलब वो होता आपका नेगेटिव कोरिलेशन. तो पहले तो आपने ये डायरेक्शन देख लिया. सेकेंडली आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. अगर क्लोज है तो मतलब देर इज़ अ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. अगर आपके पॉइंट्स, सपोज अगर आपके पॉइंट्स लाइक सो इस तरह से होते, ऐसे ऐसे स्कैटर्ड होते, तो यहाँ से ये कैसा होता है, दिस इज़ नो कोरिलेशन, ठीक है. तो यहाँ पे राइजिंग टेंडेंसी है, बढ़ती हुई टेंडेंसी है, तो इससे आपको पता चल गया पॉजिटिव है. और क्योंकि पॉइंट्स आपस में बहुत क्लोज हैं तो इसका मतलब हाई है. तो आंसर विल बी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन. एंड सपोज अगर परफेक्ट पॉजिटिव होगा तो वो इस तरह से आपको एक स्ट्रेट लाइन देंगे, दैट इज़ r इज इक्वल टू +1. अगर परफेक्ट नेगेटिव होगा तो ऐसे डाउनवर्ड्स होगा तो r इज इक्वल टू -1. सपोज ये पॉइंट्स अगर थोड़े दूर दूर होते तो फिर हम इसमें मॉडरेट या लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन को आंसर करते, राइट. सो ऑप्शंस में से आप देख लीजिए, नेगेटिव वाला कैंसिल हो गया, परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव नहीं हो सकता बिकॉज आई टोल्ड यू इस तरह से आपकी लीनियर स्ट्रेट लाइन बनती है. फॉर अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद अ पैरामीटर m, द कोएफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस गामा 2 इज़ व्हाट. तो सबसे पहले आपको गामा 2 पता होना चाहिए. गामा 2 क्या होता है, बीटा 2 -3. यू शुड ऑल्सो नो द वैल्यू ऑफ बीटा 2, दैट इज़ μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर -3.
नाउ इन वैल्यूज़ को याद रखना, देखिए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपको लर्न होनी चाहिए, जैसे मीन और वेरिएंस जो है वो हमेशा इक्वल होता है उसके पैरामीटर के, यहाँ पे ये पैरामीटर है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनी पैरामीट्रिक होता है, इट इज़ यूनी पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसमें एक ही पैरामीटर होता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये, राइट। और इसकी प्रॉपर्टी, एक तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इसको ये कैसे आती है स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अंदर कि बताएं ऐसा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन और वेरिएंस सेम है, तो वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होगा, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके सारे क्यूमुलेंट्स इसके पैरामीटर के इक्वल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूमुलेंट्स मतलब जैसे कापा 1, कापा 2, कापा 3, कापा 4, दीज ऑल आर इक्वल टू इट्स पैरामीटर वैल्यू। ये जो है ना, ये आपको क्वेश्चंस हेल्प करने में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे। सो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, आपको μ4, अब देखिए μ4 लर्न करना इट इज़ नॉट पॉसिबल। देखिए μ2, तो μ2 क्या होता है, आपका वेरिएंस होता है, ये आपको पता है, तो यहाँ तो आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। ना व्हाट अबाउट μ4, तो μ4 हम यहाँ मैं आपको बताती हूँ, μ4 क्या होता है, कापा 4 प्लस थ्राइस ऑफ कापा 2 का स्क्वायर, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन सेंट्रल मोमेंट एंड क्यूमुलेंट्स। तो कापा 4m हो गया और कापा 2 क्या हो गया, 3m स्क्वायर हो गया। तो वंस यू विल पुट दिस यू विल गेट 3m स्क्वायर प्लस m, राइट, -3 चल रहा है। तो देखिए अब ये वैल्यू हमारा लर्न करना इजी नहीं था, लेकिन यूजिंग दिस प्रॉपर्टी यू कैन ईजिली रिमेंबर दिस, राइट। अभी मैं आपको और इसकी प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी। अभी हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। m स्क्वायर से m स्क्वायर डिवाइड हो गया, यहाँ से 1/m हो गया, -3 हो गया, नॉर्मल कैलकुलेशन, तो गामा 2 की वैल्यू आ गई 1/m। ऑल्सो स्टूडेंट, सपोज अगर आपको μ1 प्राइम निकालना है, μ1 प्राइम मीन होता है दैट इज़ m, अगर आपको μ2 निकालना है, μ2 निकालना है दैट इज़ वेरिएंस, दैट इज़ ऑल्सो m यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। इफ़ यू वांट टू नो μ3 क्या होता है, कापा 3, तो इसका वैल्यू भी m हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू नो μ4, तो μ4 क्या होता है, कापा 4 प्लस ट्वाइस ऑफ कापा 2 का स्क्वायर। सो रिमेंबर दिस थिंग, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। सपोज़ अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लेते हैं कि बीटा 1 बताएं या फिर गामा 1 बताएं विच इज़ रूट ऑफ बीटा 1, सो ईजिली यू कैन प्रूव इट। बीटा 1 क्या होता है, μ3 का स्क्वायर और μ2 का क्यूब। तो वेरिएंस तो सबको याद होता है बट μ3 की वैल्यू याद नहीं होती, तो ये क्यूमुलेंस वाली प्रॉपर्टी से आपको लर्न हो जाएगा। ऑल्सो स्टूडेंट्स, कई बार क्वेश्चन में आता है कि एक ऐसा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन बताएं जिसके सारे क्यूमुलेंट्स की वैल्यू सेम होती है, दैट डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन इज योर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं विच कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ द थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऑल्सो। इंडेक्स नंबर्स टाइम रिवर्सिबल, लेट्स रिकॉल दैट कि इंडेक्स नंबर के कुछ एडिक्वेसी टेस्ट होते हैं, कुछ कंसिस्टेंट टेस्ट होते हैं, जैसे टाइम रिवर्सल टेस्ट, देन वी हैव फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, देन वी हैव अ सर्क्यूलर टेस्ट एंड सो ऑन, ठीक है। सो अभी ये जो टेस्ट है, ये टाइम रिवर्सिबल टेस्ट क्या होता है, एक बार रिकॉल करते हैं। P01 एंड P10 शुड बी इक्वल टू 1, तो ये रिवर्सिबल, इस पर आप क्या करते हो, 0 की जगह 1 लिखते हो और 1 की जगह 0 लिखते हो, मतलब आप यहाँ पे रिवर्स करते हैं। तो ये रिवर्स किस मेजर की वजह से होता है, ड्यू टू ज्योमेट्रिक मीन। एक और क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जो इंडेक्स नंबर के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ में आता है, दैट इज़ अगेन अ ज्योमेट्रिक मीन, क्योंकि ये जो है वो बेस्ट एवरेज है जिसको हम इंडेक्स नंबर्स में यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि ये रेशियोज़ के साथ डील करता है या ये रिलेटिव चेंज के साथ डील करता है, दैट इज़ वाई, ठीक है। और इस पे जो बेस्ड इंडिसेस हैं वो रिवर्सिबल होती हैं, इसीलिए ये एक बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेजरमेंट टू ट्रेंड, नाउ दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। द मेजरमेंट टू ट्रेंड विद द हेल्प ऑफ द कर्व फिटिंग, वी फिट डैश व्हेन दिस इज कांस्टेंट एंड डैश व्हेन दिस इज कांस्टेंट, और आपको डिफरेंट कर्व्स जो हैं वो दिए हुए हैं। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेंड, राइट। तो ये जो है वो टाइम सीरीज़ का क्वेश्चन है। टाइम सीरीज़ में आपके पास वी हैव सर्टेन मेथड्स, राइट। में वी हैव 4 मेथड्स, एक ट्रेंड बाय इंस्पेक्शन जो एक ग्राफिकल मेथड होता है, एक सेमी एवरेज मेथड, रेशियो मेथड, ठीक है, मूविंग एवरेज मेथड होता है, सॉरी।
एंड देन वी हैव द कर्व फिटिंग। तो यहाँ पे कर्व फिटिंग पे क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट, इसको आप नोट करके रखें, हमारे पास डिफरेंट जो होते हैं वो कर्व्स होते हैं, राइट। जैसे कि डेल, अब कौन से कर्व को फिट करना है, जैसे स्ट्रेट लाइन है या सेकेंड डिग्री पैराबोला है, एक्सपोनेंशियल कर्व है, कौन से वाले कर्व को फिट करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर डेल निकालते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस निकालते हैं। तो पहली बात तो हम यहाँ पे ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से कर्व को फिट करना है, उसके लिए आप कौन सी थ्योरम यूज़ करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये समझिए, इन ऑर्डर टू डिसाइड कि हमारे पास ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व्स गिवन है, कौन से कर्व को फिट करना है, तो उसके लिए हम एक थ्योरम यूज़ करते हैं, दैट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, राइट। ये आपने पढ़ा होगा, इसे फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कहते हैं। सो यहाँ पे डेल ऑफ वाई टी, अगर हम फॉरवर्ड डिफरेंस निकाल रहे हैं और अगर डेल वाई टी अगर इसकी पावर 1 है, ये कांस्टेंट आता है, तो हम कौन सा कर्व यूज़ करते हैं, स्ट्रेट लाइन कर्व, ठीक है। ये आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेल स्क्वायर वाई टी निकाल रहे हैं और ये कांस्टेंट है, तो आप सेकेंड डिग्री पैराबोला को यूज़ करते हैं या सेकेंड डिग्री ट्रेंड, एक ही बात है, सेकेंड डिग्री पैराबोला या सेकेंड डिग्री ट्रेंड को आप फिट करते हैं। अगर लोगैरिथमिक डेल ऑफ लॉग ऑफ वाई टी है, तो आप एक्सपोनेंशियल कर्व को फिट करते हैं, राइट। हमें यहाँ पे कर्व्स डिसाइड करने होते हैं कि कौन से कर्व को फिट करना है। और अगर सेकेंड डेरिवेटिव डेल स्क्वायर, दिस इज सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस लॉग ऑफ वाई टी है, तो फिर आप सेकेंड डिग्री लोगैरिथम्स को फिट करते हैं, सेकेंड डिग्री फिटेड टू द लोगैरिथम्स, ठीक है। ये आप नोट डाउन करें, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अभी क्वेश्चन में बोला है कि डेल स्क्वायर वाई टी, तो सेकेंड डिग्री डेल स्क्वायर वाई टी सेकेंड डिग्री ट्रेंड, और कई बार इसको पैराबोला भी बोलते हैं, सेकेंड डिग्री पैराबोला। तो यहाँ आप देख लीजिए सेकेंड डिग्री ट्रेंड हो गया, और डेल ऑफ लॉग ऑफ वाई टी में हम एक्सपोनेंशियल कर्व को फिट करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन इज आंसर। अगर स्ट्रेट लाइन है तो पहला डेल वाई टी हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल है तो डेल ऑफ लॉग ऑफ वाई टी हो जाएगा, और अगर सेकेंड डिग्री लोगैरिथम्स है तो डेल स्क्वायर लॉग ऑफ वाई टी होगा। और कौन सी थ्योरम यूज़ होती है, डिफरेंस कैलकुलस वाली, ठीक है। तो ये कुछ सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए ट्रेंड में कर्व फिटिंग वाले मेथड के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कंप्यूटेड एज 10, आपको ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है। द ज्योमेट्रिक मीन obtained when each observation xi, अगर हर ऑब्जर्वेशन जो ऊपर xi थी उसको अगर इससे रिप्लेस कर दिया तो आपको ज्योमेट्रिक मीन बताना है। नाउ दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक मीन, एंड ऑल्सो द लेवल ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ वेरी गुड। तो अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको कुछ नहीं दिया हुआ कि 10 ऑब्जर्वेशंस है या 12 ऑब्जर्वेशंस है, 2 ऑब्जर्वेशंस है, तो आप अपनी मर्ज़ी से अज्यूम कर लीजिए। तो हमारे लिए क्या ईजी होगा कि हम यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशंस ले लेते हैं, x1 और x2, ठीक है। इसका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो 10 आपको क्वेश्चन में गिवन है, देखिएगा, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि अगर इस ऑब्जर्वेशन को आप इससे रिप्लेस कर देते हैं तो बताएं नया ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा। वंस यू विल रिप्लेस, आपने x1 को किससे रिप्लेस किया, 3x1 4 से, और x2 को आपने किससे रिप्लेस किया, इससे। सो यहाँ पे ये स्क्वायर है, क्योंकि 2 नंबर्स है तो स्क्वायर रूट जाएगा, 3 जब बाहर आ जाएगा तो इट विल बी दिस, एंड इसको आप लिख सकते हैं x1 x2 की पावर 4, राइट। नाउ वंस यू विल सॉल्व दिस, क्योंकि ये x1 x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये स्क्वायर रूट है। सो आप यहाँ से देखिए, वंस यू विल स्क्वायर दिस टर्म, तो आपको क्या मिलेगा, x1 x2 की वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 10 की पावर 2, और यहाँ पे होल स्क्वायर है तो ये 10 की पावर 4 हो गया। तो आंसर क्या आ रहा है, 4। दिस इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई टेक दिस एज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगर आप 3 ऑब्जर्वेशंस लेंगे तब भी ये आंसर आएगा, 4 ऑब्जर्वेशंस लेंगे तब भी ये आंसर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कितनी ऑब्जर्वेशंस है। तो आप सबसे छोटे से लीजिए, सो दैट आपका टाइम भी सेव हो एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। देखिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द नंबर्स डू द मीन, मीडियन एंड मोड हैव द सेम वैल्यू। तो अभी इफ आई आस्क यू वन क्वेश्चन कि अगर मीन, मीडियन और मोड की सबकी वैल्यू अगर सेम होती है तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।
इट इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर दिस, राइट। अब यहाँ पे बोला है कि कुछ नंबर्स दे दिए बताएं, तो हम विल स्टार्ट फ्रॉम दिस। अगर हम इस वाले की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मोड है वो आप देख रहे हो 6 होगा। यहाँ पे जो मीन है वो आप कैलकुलेट करें 18 एंड दिस विल बी 30 60 डिवाइडेड बाय 5, तो इट कम्स आउट टू बी 12। तो यहाँ पे मोड और मीन जो है वो सेम नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। मूविंग ऑन टू द दिस, इसका मोड कैलकुलेट कर लीजिए, तो इसका मोड 6 है। जस्ट कैलकुलेट मीन, तो जब आप मीन कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज़ 12 एंड दिस इज़ 24 एंड दिस इज़ 60 90 डिवाइडेड बाय 5, this will be also your 16, so this will also be your cancel out। इधर आ जाइए, इसका जो मोड होगा वो आपका 18 हो गया, इसका जो मीन होगा वो कैलकुलेट करते हैं 20 डिवाइडेड बाय 5 कम्स आउट टू बी 18, राइट। तो आप देख रहे हैं मोड एंड मीन जो है वैल्यू सेम आ रही है। मीडियन कैलकुलेट करोगे तो वो भी कितना आएगा, 18 ही आएगा। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देर आर 10 पॉइंट्स इन द प्लेन। नाउ फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का है ये। नो 3 ऑफ दीज पॉइंट्स आर इन द स्ट्रेट लाइन, मतलब कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। कोई भी 3 पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन में आपको 3 पॉइंट्स एक साथ नहीं मिलेंगे, इसका मतलब ये है। तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बतानी है। तो देखिए, कोई भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, राइट। टोटल पॉइंट्स कितने हैं, 10। 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। तो 10C2 कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला आ गया और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आ गई। कॉम्बिनेशंस को शॉर्ट फॉर्म आई टोल्ड यू कैसे करते हैं, ये आपका बहुत टाइम सेव करेगा। देखिए, 10 को रिवर्स में पीछे की तरफ 2 बार ओपन करें तो 10 × 9 हो गया, और 2 को खोलेंगे तो 2 × 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 5 × 9 एंड दैट इज कम्स आउट टू बी 45। सो आंसर क्या हो गया आपका 45। क्वेश्चन देखिए, नाउ दिस इज इक्वेशंस का क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, हैज़ अ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। नाउ अ वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आप d निकालते हो, व्हाट इज d, -b प्लस माइनस रूट में b² -4ac अपॉन 2a, राइट। अब ये वैल्यू अगर आपकी ग्रेटर देन 0 आती है तो रूट्स का नेचर आपको पता है, रियल होती हैं और डिस्टिंक्ट होती हैं, ठीक है। तो पहली बात तो वी विल यूज़ दिस कंडीशन। नाउ हियर आपसे a और b का नेचर पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करें, सम ऑफ द रूट्स को निकालना है। d² क्या होता है, a प्लस बी निकालना है, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, -b अपॉन a। -b मतलब ये बीच वाली वैल्यू, -q अपॉन a इज p। एंड व्हाट अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c अपॉन a। c मतलब r हो गया और अपॉन p हो गया, राइट। देखिए a और b का नेचर कैसा होगा, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं, जस्ट अ मिनट, यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि या तो आइदर, अब आपका ये आंसर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो या तो a ग्रेटर देन 0 और b ग्रेटर देन 0 है और एक पॉसिबिलिटी कैसी है, a लेस देन 0 और b लेस देन 0, ठीक है। ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब आप यहाँ पे आइए, सम को कैसा होना है, नेगेटिव होना है। तो सम नेगेटिव कब होगा, जब a कैसा होगा, लेस देन 0 और b कैसा होगा, लेस देन 0। तो इन दोनों में से एक कंडीशन जो सेटिस्फाई कर रही है आपके सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को, वो a लेस देन 0 है और b लेस देन 0 है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, जब a नेगेटिव होगा और b नेगेटिव होगा तभी आपका सम ऑफ द रूट्स नेगेटिव आएगा। इसीलिए दोनों पॉसिबिलिटी में से हम इस वाले आंसर को मार्क कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द 6 प्रोग्रामर्स एंड 4 टाइपिस्ट, ऑफिस वांट्स टू रिक्रूट 5 पीपल। 6 प्रोग्रामर हैं, 4 टाइपिस्ट हैं और ऑफिस में टोटल 5 पीपल चाहिए, जिसमें से कंडीशन दे दी कि एटलीस्ट मतलब जो 5 पीपल हैं उसमें से एक टाइपिस्ट या एक से ज़्यादा टाइपिस्ट ज़रूर होना चाहिए। तो ये किसका, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं
आई टोल्ड यू कि जब भी सिलेक्शन का क्वेश्चन है या ड्राइंग द बॉल्स का क्वेश्चन है तो आप कॉम्बिनेशंस यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी आप सेलेक्ट ही कर रहे हैं। तो देखिए या तो एक टाइपिस्ट होगा या एक से ज़्यादा होगा, तो सबसे पहले अपन एक टाइपिस्ट चूज़ करते हैं। तो 4C1 मल्टीप्लाइड बाय, इन दिस क्वेश्चन आई विल टेल यू द शॉर्ट ट्रिक कि कैसे कॉम्बिनेशंस की प्रॉपर्टीज़ से आप कैसे क्विकली सॉल्व करेंगे जिससे आपका टाइम सेव होगा। वन हो गया, आप टोटल 5 करने थे तो 4 पीपल कहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे, तो 6C4 हो गया, ठीक है। प्लस अब अगर आप 2 टाइपिस्ट लेते हैं तो बचे हुए प्रोग्रामर्स से आएंगे, तो 6C3 हो गया, प्लस 4C3, 6C कितना 5 था तो 2 हो गया, एंड दिस इज़ 4C4। अगर 4 टाइपिस्ट ले रहे हैं तो एक आपका प्रोग्रामर होगा, ठीक है। अब यहाँ जो मैं बताने जा रही हूँ उसको बहुत ध्यान से समझिएगा, कॉम्बिनेशंस की प्रॉपर्टी है और ये आपको इजीली समझना पड़ेगा। देखिएगा, एक प्रॉपर्टी होती है NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। अभी जैसे मुझे यहाँ पर ये कैलकुलेट करना है 6C4, तो 6C4 को मैं क्या लिख सकती हूँ यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, 6C इसमें से इसको माइनस करना है, ये देखो, तो ये 6C2 हो गया। तो आपका 6C2 और 6C4 दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो आप 6C2 को कैलकुलेट कर लीजिए, 6 इंटू 5 और 2 इंटू 1, तो ये कितना आ गया, 15 आ गया, ठीक है। तो अभी जैसे 4C1 4 होता है, इसकी वैल्यू 15 हो गई, प्लस व्हाट इज़ 4C2, सो हियर विल कैलकुलेट 4C2, 4C2 होता है 4 इंटू 3 एंड 2 इंटू 1, तो कितना हो गया 6। 6C3, तो 6C3 कैलकुलेट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 एंड 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 20 आ रहा है, तो दिस इज़ 20, प्लस 4C3। अब जैसे 4C3 है ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए 4C3 और 4C1 सेम होगा, तो कितना हो गया, 4 हो गया, 6C2 आपने 15 निकाला था, NCN हमेशा 1 होता है, और ये हो गया इंटू 6, ठीक है। तो ये हो गया आपका 60, दिस इज़ 120, दिस इज़ 60 एंड दिस इज़ 6, सो ये हो गया आपका 246 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ऑलवेज़ यूज़, जब भी कॉम्बिनेशंस का है इस प्रॉपर्टी को यूज़ करिए। जैसे अभी यहाँ पे 6C4 और 6C2 को हमने एक ही बार कैलकुलेट किया है, 4C3 को हमने कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि हमने इस प्रॉपर्टी को यूज़ ले लिया। सो रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी ऑफ द स्फीयर ऑफ दिस। नाउ दिस इज़ अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम स्फीयर का एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं, दैट इज़ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस d इज इक्वल्स टू 0। और आपसे रेडियस पूछा जा रहा है, तो रेडियस का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, दैट इज़ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस ऑफ d। सो वंस वी विल कंपेयर दिस एंड दिस, x वाले पार्ट को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको u की वैल्यू 2u किसके इक्वल आ रहा है, -6 के इक्वल आ रहा है, दिस इज़ 2u, तो u की वैल्यू -3 हो गई, यहाँ पे पुट कर दीजिए। सिमिलरली जस्ट कंपेयर v किसका है, y का है, दिस एंड दिस, तो वंस यू विल कंपेयर v तो आपके पास 4 आ जाएगा, तो ये 16 हो गया। जस्ट कंपेयर d, जब आप z को कंपेयर करेंगे तो आपके पास 2w इज़ इक्वल टू, साइंस का बहुत ध्यान रखना है, -5 हो गया, तो ये 25 हो गया। और d को जब आप कंपेयर करेंगे तो d आपका 1 आ रहा है, तो यहाँ पे -1 हो गया। तो सिंपली कैलकुलेट दिस, सो ये आपके पास कितना हो गया, 50 - 1 हो गया, दैट इज़ रूट ऑफ 49, तो रेडियस कितना हो गया, 7 हो गया। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला फॉर द रेडियस। Question on logarithms. Now students, a very good question, property based question, और जो प्रीवियस मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी वो आपका एक सॉर्ट ऑफ रिविजन हो जाएगा। देखिए f(x) आपको दिया हुआ है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले आप f(4) निकाल लीजिए, जस्ट फाइंड f(4). तो यहाँ पे x की जगह पुट करेंगे तो log 2 the base 10 5 आ जाएगा, देन f(1) करेंगे तो log 2 the base 10 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, वंस वी विल सब्सटीट्यूट, तो 4 log 2 the base 10 5 आ गया, प्लस 5 log 2 the base 10 इंटू 2 आ गया,
माइनस दिस आ गया, ठीक है। नाउ वन प्रॉपर्टी जो हमने प्रीवियसली स्टडी कर रखा है प्रीवियस प्रैक्टिस सेशंस में, कि अगर ये बेस सेम है तो आप प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे, जो आपने कैसे पढ़ा हुआ है, जैसे 4 log टू द बेस 10 इंटू 5 है। अभी मैं 2 और 2 का ले रही हूँ क्योंकि इसके पास भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो log a माइनस log b का फॉर्मूला लगाएंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे पावर वाली प्रॉपर्टी लगा रही हूँ, 2 की पावर 5 माइनस log टू द बेस 10 इंटू 2। इसको अभी हम ऐसे लिख रहे हैं, log a माइनस log b की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, मतलब log a अपॉन b हो जाएगा ये, राइट। सो दिस इज़ 4 log टू द बेस 10 इंटू 5, और ये आपका हो गया log 10 2 की पावर 4 हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इस 4 को जो है वो सामने ले आएंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 4 log टू द बेस 10 प्लस 4 log टू द बेस 10 इंटू 2। तो अभी हमने सिंपल log की प्रॉपर्टीज़ हम इसलिए लगा पा रहे हैं ड्यू टू दिस बेस, सबका बेस सेम है इसलिए हम ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई log a प्लस log b, तो 4 आप कॉमन ले लीजिए, और log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b, मतलब 5 इंटू 2, तो ये हो गया 4 log 10 टू द बेस 10। सो इन द प्रीवियस क्लास इफ़ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बताई थी जिससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। log a टू द बेस a, अगर बेस और ये नंबर सेम होता है दैट इज़ 1, तो हियर इट इज़ 4 इंटू 1, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दिस। अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, सारा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, तो जो प्रीवियस प्रैक्टिस सीरीज़ है ज़रूर विजिट करें, और वहाँ पे 3 और 4 जो पॉइंट्स बताए हैं लॉग के, उससे आपके क्वेश्चंस जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब प्रैक्टिस सीरीज 6 में आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस, लेकिन मैंने इसको डिवाइड कर दिया है एज पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आज आप पार्ट 1 देख रहे हैं, इसके पार्ट 2 में और इसी टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्टैटिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, राइट। सो वी विल कंटिन्यू इन दैट for the part 2. Till then, keep practicing and stay connected to the channel. Thank you for watching this video.